नमस्कार बच्चों, आपका कार्यपत्रक नंबर 49, तिथि है 29 अक्टूबर सन 2020। हिंदी का कार्यपत्रक है बच्चों, और इसमें आपका पाठ है बाल गोविंद भगत। इसकी पुनरावृत्ति के लिए एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस पाठ को हम कई कार्यपत्रकों के माध्यम से पहले समझ चुके हैं। अब दोबारा मौका आया है बच्चों, तो फिर से समझ लेते हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। बच्चों, ये उस पाठ से आपको सार दिया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इस पाठ को हम कई कार्यपत्रकों के माध्यम से समझ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ी चर्चा कर देती हूँ बच्चों। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो ये बाल गोविंद भगत पाठ लिखा है, ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिनके गुण बड़े विलक्षण हैं। इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हैं। देखो बच्चों, सन्यासी जो जीवन होता है, ये अगर एक अलग परिपाटी पर चलने वाला जीवन है, और जो गृहस्थ का जीवन है ये अलग परिपाटी पर चलने वाला जीवन है। दोनों ही बड़े कठिन हैं यदि ये ईमानदारी से निभाए जाएं, चाहे गृहस्थ जीवन हो या सन्यासी जीवन। दोनों ही जीवन बड़े कठिन हैं, इनमें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और हमें जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे लाभ हानि इन रास्तों पर चलकर सहना पड़ता है। गृहस्थ जीवन के अपने लाभ और हानि हैं, सन्यासी जीवन के अपने लाभ और हानि है, और तरीका भी अलग है, ठीक है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं, ये गृहस्थ और सन्यासी जीवन का मिश्रण है। इनका जीवन कैसे? इन्होंने सन्यासी जीवन के जो रूल हैं, जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उनको भी ईमानदारी से निभाया है। और एक जो सच्चा गृहस्थ है, उसके लिए जो गृहस्थी के लिए जो नियम कानून हैं, वो भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाए हैं। और जब इन दोनों का मिश्रण होता है तो जीवन बहुत मुश्किलों भरा हो जाता है। कैसे? सन्यासी जीवन में ये कहा जाता है कि हमें लोभ मोह नहीं करना, लेकिन आप यदि गृहस्थी में हैं, एक परिवार के बीच में हैं, तो आपको अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए लालच करना पड़ेगा। बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। तो बड़ा मुश्किल है अगर कोई व्यक्ति ऐसे गृहस्थी जीवन के भी नियम माने और सन्यासी जीवन के भी। लेकिन बाल गोविंद भगत एक आदर्श व्यक्तित्व हैं इस बारे में कि दोनों रास्तों को अपनाकर अपना जीवन जी रहे हैं। वो गृहस्थ कैसे हैं? उनका परिवार है, परिवार में बेटा बहू हैं, ठीक है, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत से जो कमाते हैं उसका ही वो उपयोग करते हैं, ठीक है।
परिवार का जीविकोपार्जन भी कर रही हैं, इसलिए वो गृहस्थ हैं। समाज में मिलकर रहते हैं, इसलिए वो गृहस्थ हैं। ठीक। और वो सन्यासी कैसे हैं? वो सन्यासी ऐसे हैं बच्चों कि वो बहुत ईमानदार हैं और उनके मन में किसी के प्रति कोई लालच नहीं है। जो भी वो किसान के काम से, खेती बाड़ी के काम से कमाते हैं, वो सारा पहले वो अपने कबीर जी के दरबार में लेके जाते हैं और उस वहाँ पर सबको चढ़ाने के बाद जो प्रसाद रूप में बचता है उसी में अपना गुजारा करते हैं, कम में गुजारा करते हैं। उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। दूसरा, बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं किया, क्योंकि उनको ज्ञान था इस बात का कि ये बेटा मुझसे बिछड़ा नहीं है, ये तो आत्मा थी, ये मेरा बेटा नहीं था। जब तक शरीर में ये आत्मा थी तब तक ये मेरा पुत्र था, तब तक ही मेरा ऐसा संबंध था। शरीर से बाहर निकलने के बाद या इस शरीर में आने से पहले मेरा इससे कोई संबंध नहीं था, ये परमात्मा में विलीन हो गई है। तो इसका उन्होंने दुख नहीं मनाया। पुत्र वधू से भी कोई मोह नहीं किया, उसको दूसरी शादी के लिए मजबूर किया, नया जीवन शुरू करने के लिए मजबूर किया। और नियम से ईश्वर का नाम लेते थे और हर काम को करते समय ईश्वर को वो याद करते थे। तो इस मामले में वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। तो इसके बारे में बाल गोविंद भगत जी के बारे में पूरी जानकारी लेखक ने उसमें दी है और हम ये पाठ पढ़ भी चुके हैं। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को बीच में रोककर, यहीं पर बीच में रोककर उस पाठ को पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आगे की वीडियो पर हम चर्चा, मतलब मेरी आगे की वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब उम्मीद है मुझे कि आपने ये पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, कहानी आपको अच्छे से तरह से ध्यान है। तो चलो हम इसके प्रश्नोत्तर पर बात कर लेते हैं। आओ बच्चों, प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ का, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? तो बच्चों, रेखा चित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, रेखा और चित्र। रेखा यानी लाइनें और लाइनों से बना चित्र। लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों कि शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व का, बाहरी व्यक्तित्व का और उसके आंतरिक गुणों का ऐसा वर्णन करना, ऐसा जीवंत वर्णन करना कि सामने उस व्यक्ति की तस्वीर आ जाए। जैसे कि आप लोग रामायण पढ़ रहे हैं, मान लो राम कथा पढ़ रहे हैं और कोई प्रसंग चल रहा है कि सोने का हिरण सीता जी के पास आया है, वो आप पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते यदि हिरण के बारे में बात की जाए तो हिरण के बारे में अगर उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि हिरण सोने का है, उसका रंग ऐसा है ना, वो इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं और आपके सामने उसका चित्र आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। आपके गद्यांश में दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ नीले रंग से है। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। आपको इन पंक्तियों में से उत्तर लेना है और उत्तर अपने आप बनाना है। रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? तो आप इसमें लिखोगे उत्तर में, रेखा चित्र की यह विशेषता होती है कि उसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उस तरह से किया जाता है, ठीक है। या सीधे सीधे लिख दो, रेखा चित्र की यह विशेषता होती है कि उसमें शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का जीवंत वर्णन किया जाता है ताकि पाठक के मस्तिष्क में वो साकार लगने लगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर देख लेते हैं।
मैंने आपको चर्चा वैसे की है इसके बारे में, सन्यासी के गुण भी बताए हैं और गृहस्थ के गुण भी बताए हैं। मैंने कुछ उत्तर का जो कुछ अंश है वो यहाँ से लिया है बच्चों। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी है, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। लेकिन इसका उत्तर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। ये देखो बच्चों, पहला पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और आप पॉइंट में लिखना होता है उसका, ठीक है। दूसरे प्रश्न का, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के ये गीत गाते थे, ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। यहाँ दो टूक बात करने का मतलब एकदम सच्ची बात कहना, ठीक है, चाहे सामने वाले को बुरी लग जाए। उन्होंने एकदम जवाब देना है, काम यदि वो किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं तो सीधे मना कर देंगे। और सामने वाले को की उसकी गलती या उसको कोई गलत फहमी है, उसको तुरंत वो दूर कर देते थे, गलतियों को बता देते थे। चौथा पॉइंट है, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। ये बड़ी ईमानदारी वाली बात है। पांचवा, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। उनमें लालच, हाँ इसको मैं बताती हूँ बेटा, ये त्याग की भावना आती है, ठीक है। ये त्याग में ही भोग है। पहले ईश्वर को दान कर दिया, ईश्वर को भोग लगा दिया, उसके बाद खुद खाना, ठीक है। अगला पॉइंट है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों सिद्ध है इस बात, क्योंकि कोई अपने मेहनत करके किसान अनाज उगाता है पूरी साल में, उसको वो भी ईश्वर को दान कर देता है या समाज कार्यों में लगा देता है। मठ में समाज कार्यों में ही लगता था वो, तो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें ऐसे व्यक्ति में लालच हो ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न है, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें बहुत सारे गुण निकल आए थे, ठीक है। आप भी अपने विचार से सोचिएगा कि एक सच्चे सन्यासी में, जो वाकई में साधु हो, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, और उन गुणों को पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न, किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। इसके लिए चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में बाल गोविंद भगत के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनसे ये पता चलता है कि उन्होंने समाज में उस समय फैली कुरीतियों का विरोध किया है। कैसे? नंबर 1, ये पहली घटना ये थी, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। यानी उन्होंने उस समय हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक कर्म कांड हुआ करता था किसी की मृत्यु होने पर, और मृत्यु तो बच्चों बताकर आती नहीं है। तो यदि व्यक्ति गरीब है और उसके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, घर में पैसा भले ही ना हो, चाहे उसे कर्जा लेना पड़े, चाहे अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे घर बेचना पड़े, उसको वो कर्मकांड धार्मिक आडंबर के करने ही पड़ते थे। तो ये तो बहुत बुरी बात थी। लोग कर्जे में फंस जाते थे किसी की मृत्यु होने पर। तो ये उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बेटे का श्राद्ध संस्कार कर दिया। नंबर 2, सामाजिक मान्यता है
कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। ये अभी भी है बच्चों, हालांकि इसका विरोध क्या मतलब बदलाव आने लगा है, लड़कियां भी मुखाग्नि देने लगी हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर पुरुष देते हैं। परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से ही दिलाई। कितनी बड़ी बात है उस जमाने में, जबकि ये कहानी है बच्चों, तो बहुत बड़ी बात थी। आज भी नहीं होते ये तो, है ना। तो उन्होंने क्या माना, स्त्री और पुरुष को बराबर माना है। नंबर 3, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी, बेटा मिसप्रिंट है थोड़ा सा ये, पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। हालांकि ये कुरीति थोड़ी थोड़ी सी दूर हो गई है अभी, लेकिन फिर भी अभी है, बहुत शुरू हुई है अलग होनी, कि कोई अगर विधवा हो जाए कोई स्त्री तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। लेकिन उस समय तो ये बिल्कुल ही बात बुरी, धार्मिक हिसाब से बुरी मानी जाती थी। लेकिन भगत ने इसका विरोध किया, बाल गोविंद भगत ने, और अपने पुत्रवधू की दूसरी शादी करवाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब इसके अंतिम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 गतिविधि का प्रश्न है। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप किसी व्यक्ति का भी लिख सकते हैं, आपकी कोई फेवरेट टीचर हो सकती है, माता पिता दादा दादी, कोई पड़ोसी जिससे आप प्रभावित हैं, या कोई घटना भी हो सकती है। आपने रोड पर कोई घटना देखी हो तो उसका वर्णन ऐसे करना है कि एक एक चीज़ बारीकी से लिखना, ठीक है। जो जो आपने देखा था, आंखें बंद करना और उस घटना को याद करना, याद करके जो जो पिक्चर आए उसे लिखना, ठीक है। जो जो आपके सामने आए, मान लीजिए मैं रोड का दे देती हूँ, नहीं मान लो मैं खेत का दे देती हूँ, हम खेत में गए, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो मैं आंखें बंद करूँगी और वहाँ देखूँगी किस किस रास्ते से गए, रास्ते में कौन कौन मिला, मुझे कौन कौन से पेड़ दिखाई दिए, कई जगह मेरा पैर भी फिसला हो सकता है ना। और फिर मैं खेत में गई तो हवा चल रही थी नहीं चल रही थी, पौधे कितने बड़े बड़े थे, और खेतों में क्या क्या उग रहा था, ठीक है। तो ये सब बातें मैं याद करके फिर एज इट इज़ उसे लिख दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको गद्यांश को पढ़ करके फिर उसको सही तारतम्यता में पिरोऊंगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका, एक तरह से रेखा चित्र या शब्द चित्र। तो आप प्रयास जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्र समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।